वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ये जो सेशन चल रहा है एनसीईआरटी का बुक का प्रैक्टिस इसमें हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्लास 10 के मैथ का एनसीईआरटी का बुक जो होता है उसी का प्रैक्टिस करते हैं और उसमें चैप्टर नंबर 7.2 को सॉल्व कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 6 को आज बनाएंगे। अगर जो जिस किसी का पिछला सेशन छूट गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से उसका प्लेलिस्ट का ही लिंक दिया गया है। तो टोटल प्लेलिस्ट में ही ये सभी वीडियो डाल देते हैं, तो उसका लिंक दिया गया है। तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के रूप में है, तो वहाँ पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में लास्ट में स्क्रीन पर इसका लिंक आ जाएगा, इसका प्लेलिस्ट का लिंक आ जाएगा, तो उसका वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु 1,2 4,22 और x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो ये जो चारों बिंदु है ये किसका शीर्ष है? समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये चारों जो बिंदु है वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो पहले हम समांतर चतुर्भुज पढ़ लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समान होती है, यानी कि ये 10 है तो ये 10 रहेगा, ये 5 है तो ये 5 रहेगा, इस प्रकार से रहता है। और उसके जो दोनों विकर्ण होते हैं इसको नाम से नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी। इस प्रकार से मान लिए हैं ए बी सी डी। और इसमें दो विकर्ण होता है, ये समांतर चतुर्भुज है। ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज है। तो अब समांतर चतुर्भुज है, ABCD है, तो चारों का निर्देशांक दिया गया है। क्या है? इसको मान लेते हैं, तो इसका निर्देशांक क्या है? 1,2। इसको मान लेते हैं B, तो इसका निर्देशांक क्या है? 4,y। उसके बाद C, तो C क्या है? x,6। उसके बाद D क्या है? ये D है 3,5। इतना हो गया, नामकरण कर दिए हैं इसका। अब इसका विकर्ण भी तो रहेगा। ये एक ठो विकर्ण क्या रहेगा? ये समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। एक ठो ये विकर्ण हो गया। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो एक ठो विकर्ण क्या हो गया? AC विकर्ण, यानी कि जो आमने सामने के कोण को मिलाने वाली भुजा, यानी कि यहाँ इसके सामने का कोण कौन सा है? ये कोण बन रहा है, तो इसके आमने सामने के कोण को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे विकर्ण कहते हैं। आमने सामने के कोण को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। तो इसके सामने का कोण कौन सा बन रहा है? B के सामने का कोण बन रहा है B। तो ये दोनों कोण को मिलाने वाली ये जो रेखाखंड क्या है? इस रेखाखंड का नाम क्या है? BD। DB या BD या AC या CA। तो ये दो विकर्ण है। एक विकर्ण क्या है? AC है। दूसरा विकर्ण क्या है? DB या BD। इतना है। तो और जो ये विकर्ण जो होता है, ये फिगर में तो लग रहा है कि इधर ज़्यादा है, लेकिन ये समान रहता है। ये फिगर तो हम जैसे तैसे पाट दिए हैं, लेकिन ये जो विकर्ण होता है, आपस में परस्पर क्या होता है? समद्विभाजित करता है, आपस में समद्विभाजित करता है। यानी कि ये जो विकर्ण है AC विकर्ण है, तो इस पर जो BD विकर्ण जा रहा है, तो इसके बीचों बीच AC के बीचों बीच भाग से जा रहा है। इसमें फिगर में लग रहा है कि इधर बड़ा इधर छोटा है, लेकिन फिगर तो हम अपने हाथ से ऐसे ही बना दिए हैं। लेकिन जो नियम रहता है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या, इसको आप सॉल्व करते हैं। तो पहले अब क्या इसको आगे समझाएंगे। पहले अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो मान लिया कि माना कि वो बिंदु क्या है? माना कि A का निर्देशांक क्या है? 1,2, B का निर्देशांक क्या है? 4,y, C का निर्देशांक क्या है? x,6।
S,6 4,y 1,2 हो गया, तथा D का निशान क्या है 3,5, इतना हो गया, इतना 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 कॉमा इतना, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज का नाम क्या है, ए बी सी डी के शीर्ष है, इतना हो गया। तो शीर्ष है यानी शीर्ष यानी वर्टेक्स, इंग्लिश में से बोलते हैं शीर्ष को वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष यानी जो कोना पर होता है, यानी कोने, यानी ये कोना ये बन रहा है, कोना ये बन रहा है, कोना ये बन रहा है, ये कोना बन रहा है, यानी 4 ठो कोना है। तो किसी भी चतुर्भुज में कितने वर्टेक्स होते हैं, 4। कितने भुजा होते हैं, भुजा एक ठो रेखाखंड या भुजा, तो 4 भुजा, और चारों का नाम तो पता है। एक ठो भुजा क्या है ए बी, दूसरा क्या है ए डी, तीसरा क्या है डी सी, चौथा क्या है सी बी या बी सी, जो भी मानना है। और किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। कोनाकोनी विकर्ण किसे कहते हैं, जो आमने सामने के कोण को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी ये इसके सामने का कोण क्या है सी, तो इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड क्या है, ये रेखाखंड है, तो इसको यानी कि ये एसी है, यानी यही रेखाखंड है। और इधर से भी आमने सामने निकल रहा है, यानी दो आमने सामने के कोण को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। तो यानी 2 विकर्ण बन रहा है, एक तो ये विकर्ण एसी बन रहा है, दूसरा विकर्ण कितना बन रहा है बी डी, इतना हो गया। तथा एसी, विकर्ण का नाम क्या है एसी, और बी डी 2 चतुर्भुज ABCD के 2 विकर्ण है, इतना हो गया। ये तो लैंग्वेज लिख रहे हैं। लैंग्वेज इस चलते लिख रहे हैं कि ताकि आपका जो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, अब तो शॉर्ट में ही पूछता है 2 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, तो 2 नंबर में पूछेगा, तो आप लैंग्वेज को अगर लिखिएगा अच्छा तरह से लिख लीजिएगा कि माना कि चूंकि क्या इसलिए, परंतु ये जो लैंग्वेज जो रहता है इसमें क्या हम अपने मन से कुछ लिखे हैं, जो फिगर में था उसी को इसमें लिख दिए हैं, कोई नया चीज थोड़ा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको फिगर इस लैंग्वेज को लिख देने से क्या होता है कि आपका क्वेश्चन अगर जो 2 नंबर का है तो उसमें आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। ऐसे तो मैथ में लैंग्वेज आराम से लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो लैंग्वेज को इसी चलते लिखा जाता है कि आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर टोटल दिया रहेगा। अगर जो लैंग्वेज में कटौती करेंगे या बढ़िया से लैंग्वेज अच्छा तरीका से नहीं लिखेंगे तो फिर हो सकता है कि 5 नंबर की जगह पर 4 नंबर दे, हिसाब सही रहे तो भी। तो इस चलते लैंग्वेज को इसी चलते लैंग्वेज को लिख लेना चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये तो लैंग्वेज अपने मन से लिखे हैं, यानी इसमें जो था अपने मन से तो कुछ नहीं लिखे हैं, जो दिया गया था उसको लिख दिए हैं। तो अब हमको यहाँ से अब मेन इस दिमाग में यही लगाना है, इस क्वेश्चन में यही एक ठो दिमाग वाला चीज है याद रखने वाला कि जो होता है चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के जो दो विकर्ण होते हैं, आपस में जो 2 विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि आपस में दोनों को आधा बराबर भागों में काटते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर लिखते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जो हिसाब है, ये जो क्वेश्चन है 6, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में यही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी से यही अगर जो इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रहेगा तो ये हिसाब बन जाएगा। अगर जो ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं याद है
तो नहीं बनेगा। क्या है कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, दोनों जो विकर्ण है क्या कौन सा है, इसमें चित्र में AC है और दूसरा क्या है BD है। दोनों जो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। आपस में समद्विभाजित करते हैं मीन्स क्या हुआ, आपस में यानी दोनों आपस में क्या करते हैं समद्विभाजित। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो और विभाजित मीन्स बांटना। तो सम यानी बराबर दो भागों में बांटता है, बराबर दो भागों में बांटता है। यानी कि अगर जो मान लीजिए जैसे इस प्रकार से है, इसको इस प्रकार से रखते हैं, ये फिगर है, मान लीजिए कि ये वर्ग है लेकिन इसको मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार से है, ऐसे है। तो यहाँ पर ये जो विकर्ण है, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। तो ये जो विकर्ण है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर यानी बीचों बीच एकदम है, ये बराबर है। इसमें भी यहाँ पर हम ज़्यादा इधर कर दिए हैं लेकिन ये बराबर में रहेगा। यानी कि जितना इधर रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, ये भी है क्या 10 मीटर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 10 मीटर है, टोटल दूरी कितना 10 मीटर है। तो इस बिंदु से गया है, तो इस बिंदु से गया है यानी कि इधर 5 होगा और इधर भी 5 होगा, यानी कि बराबर दो भागों में। ये विकर्ण क्या है AC, ये विकर्ण क्या है BD, ये विकर्ण BD है। तो AC विकर्ण को BD विकर्ण BC विकर्ण AC विकर्ण को BD, ये D होगा, AC विकर्ण को BD दो बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं। इस बिंदु को मान लेते हैं P। तो AC विकर्ण को BD विकर्ण बिंदु P पर दो बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं। यही इसी लाइन का मतलब है कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है आपस में समद्विभाजित करते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं। यानी कि दो, ये जो विकर्ण AC विकर्ण है, तो AC विकर्ण को कौन, दूसरा विकर्ण कौन है BD, किस में करेगा समद्विभाजित करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। यानी टोटल 10 है तो मध्य बिंदु में बीच में रहेगा, यानी कि जितने 15 इधर 15 इधर, टोटल 5 है तो 5 इधर 5 इधर। और जब बराबर रहता है तो दोनों बराबर से बराबर कट जाएगा। तो कौन कितना अनुपात में, अगर जो इसको अनुपात में लिखेंगे तो कि कैसे लिखेंगे, बराबर है मध्य बिंदु में है यानी बीचों बीच में है, तो कितना भी रहे तो ये इधर 1/5 इधर 1/5, यानी कि 1:1 में विभाजित कर रहा है कि नहीं। 1:1 यानी m की जगह पर 1, n की जगह पर 1, यम अनुपात में विभाजित कर रहा है तो यम अनुपात होता है। यहाँ पर 1:1 क्योंकि बराबर है, मध्य बिंदु है यानी दो बराबर समान भागों में बांट रहे हैं। यानी कि इधर भी 5 है उधर भी 5 है, या इधर भी 10 है तो इधर 10 है, टोटल 20 है तो 10 है। तो यहाँ पर उसका अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर भी 20 है उधर भी 20 है, अगर जो रहेगा तो 20-20 कट जाएगा, तो दोनों तरफ क्या बचेगा 1, तो 1:1 में विभाजित करेगा। तो ये AC विकर्ण को कौन दो बराबर भागों में बांट रहा था, दूसरा विकर्ण BD। और सेम यही कंडीशन होगा BD के साथ। BD विकर्ण को फिर AC क्या कर रहा है, वही रूप में अब BD विकर्ण को कौन सा विकर्ण, इसको दो बिंदु P पर दो बराबर भागों में बांट रहा है तो AC विकर्ण। अब AC विकर्ण को कौन कर रहा था, BD विकर्ण, दो बराबर भागों में बांट रहा था बिंदु P पर, और वही कंडीशन इसमें BD के साथ हो रहा है, दूसरा विकर्ण के। BD विकर्ण को AC विकर्ण बिंदु P पर क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो उसका भी कंडीशन क्या होगा, इधर भी 5 है इधर भी 5 है इधर 5 है, तो 1 कट करके 1:1, तो ये भी हो जाएगा बिंदु P पर 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी मध्य बिंदु है। तो यही लाइन, इस लाइन का मतलब यही हुआ। अपना देर से समझा रहे थे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक विकर्ण जो है उसको दूसरा विकर्ण बराबर भागों में बांट रहा है बिंदु P पर, या फिर और फिर उसके बाद फिर दूसरा विकर्ण वो जो है विकर्ण BD है तो उसको AD कर रहा है। AC विकर्ण को BD दो बराबर भागों में बांट रहा है, BD विकर्ण को कौन बांट रहा है, दो बराबर भागों में AC। और दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, बिंदु P पर, यानी दोनों बिंदु P पर बराबर भागों में बांट रहा है। तो इस प्रकार से तो पता चल गया कि यानी कि बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि हमको यम अनुपात यहाँ पता चल गया कि क्या होगा। जैसे ही मध्य बिंदु रहेगा तो हमको पता चल जाएगा कि यम अनुपात यानी क्या रहेगा, 1:1। जैसे ही बराबर दो बराबर भागों में बांटेगा, समद्विभाजित करेगा, तो उसका अनुपात अपने मन से क्या समझ जाएंगे कि 1:1 है।
क्योंकि अगर जो दो बराबर भागों में बांट रहा है, जैसे कि AC है तो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है बिंदु P पर, इस बिंदु को मान लेते हैं P, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर बिंदु P है, तो अगर जो टोटल है 10 मान लेते हैं, नहीं तो मानते हैं टोटल है 50, ए से C की दूरी क्या है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर है तो उसको बराबर भाग में बांटेंगे, तो बिंदु P पर क्या मान लीजिए बराबर है तो 25 इधर रहेगा, दो बराबर भाग में बांटेंगे तो 25 25 25 हो जाएगा। अब अगर जो 36 रहेगा तो 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 12 3 36 12 12 12 होगा, और उसको 36 को 2 भागों में बांटेंगे तो 18 दूनी 36, तो एक तरफ 18 एक तरफ 18, तो दोनों तरफ 18 रहेगा, तो इधर भी 18 इधर भी 18, इसको अनुपात में लिखेंगे तो इधर भी 18 इधर भी 18 कट जाएगा, तो 1 गुने 18 तो कट जाएगा, दोनों तरफ कट जाएगा, तो 1:1 में, 1:1 में विभाजित कर रहा है। 1:1 में विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी है टोटल दूरी है तो उसको आधा बीचों बीच कर रहा है, टोटल दूरी जितना है उसका बीचों बीच विभाजित कर रहा है। 1:1 का मतलब है। 1:2 का मतलब है कि 1 यानी कि इधर कम है, 2 तो उधर ज्यादा है, 2:1 यानी कि इधर ज्यादा है उधर कम है, तो इस प्रकार से होता है। तो इतना समझ में आ रहा है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार से अब आगे इसको लिखते हैं, तो पता चल गया कि समद्विभाजित करते हैं, यानी मीन्स कि क्या पता चल गया कि 1:1 में विभाजित करेगा, तो यम अनुपात एम का मान क्या हो जाएगा 1:1, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम लिखेंगे, अब बारी बारी से अब लिखेंगे AC के, तो अब क्या लिखेंगे, अब विकर्ण पहले AC के मध्य बिंदु का, इधर ज्यादा चला जाएगा तो हटेगा नहीं फिर क्वेश्चन हिसाब। अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु भी ध्यान देना है कि उभयनिष्ठ है, ये जो बिंदु मध्य बिंदु है ये उभयनिष्ठ है। AC का जो मध्य बिंदु P है वो वही मध्य बिंदु P ही मध्य बिंदु किसका है, BD का भी मध्य बिंदु है। जो मध्य बिंदु AC का है वही मध्य बिंदु किसका है, BD का है। समझ आ रहा है ना, बिंदु P है जो है वो AC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और विकर्ण AC को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तथा विकर्ण BD को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी बिंदु P दोनों यही है, बिंदु P दोनों को एक ही जगह 2 बराबर भागों में बांट रहा है। AC को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है और BD को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है बिंदु P। तो भी अब विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, AC के हम देख रहे हैं तो AC को इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे क्या y2। तो अब हम मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2 y2, तो क्या आ जाएगा, ये बिंदु P का निर्देशांक क्या था, x और y है निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या है x और y है, तो x तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा x1 + x2 y2, यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 + x2 y2, यानी कि x1 + x2 y2, कॉमा फिर y वाला जो रहेगा तो y बराबर क्या आ जाएगा y1 + y2 y2, इतना हो गया। तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो फिर x1 का मान क्या है, x1 का मान क्या है 1 प्लस, और x2 का मान क्या है x, तो x/2 कॉमा y1 + y2, यानी कि y1 क्या है 2 और y2 क्या है 6, तो 2 + 6 इतना हो गया, 2 + 6। समझ आ रहा है कि नहीं, ये हो गया विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, कितना आ गया, इतना आ गया, ये निर्देशांक हो गया विकर्ण AC के। अब विकर्ण BD के मध्य बिंदु का
निर्देशांक बराबर क्या आ जाएगा, ये वही फिर यही बिंदु P मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो यानी वही फिर हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ से हाँ, तो अब इसे मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2। इस प्रकार से हो गया। तो इधर इधर x1 y1 x2 y2 मानने हैं, तो इधर मान लेंगे क्या, 2 के बाद x3 y3 x4 y4 मान लेंगे। इस प्रकार से हो गया, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। x4 y4 हो गया। तो अब मध्य बिंदु का निर्देशांक BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 के y2 के जगह पर क्या हो जाएगा, x3 प्लस x4 y2, x3 प्लस इस फिगर के अनुसार x3 प्लस x4 y2 y3 प्लस y4 y2, इतना हो गया। तो अब x3 प्लस x4, x3 क्या है, x3 क्या है 3 और x4 क्या है 4, तो 3 प्लस 4/2 और y का मान क्या आ गया, y यानी कि y3 प्लस y4, तो y3 क्या है 5 और 5 है, y4 क्या है y, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस y बटे 2। ये आया निर्देशांक AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, और ये जो आया निर्देशांक किसका आया, BD का, BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो दोनों का मध्य बिंदु सेम है। यहाँ पर अब ध्यान देना है कि दोनों का मध्य बिंदु क्या है, दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु क्या है, P ही है, दोनों का है। तो दोनों का मध्य बिंदु P ही है, तो ये दोनों मान भी तो आपस में बराबर रहना चाहिए। जब दोनों का मध्य बिंदु P है, तो ये दोनों ये जो निर्देशांक है, ये AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु क्या है P, तो P का निर्देशांक क्या है, मध्य बिंदु P है, तो P का निर्देशांक क्या आया है, ये P का निर्देशांक आया है। और फिर AC का मध्य बिंदु क्या है P, और BD का भी मध्य बिंदु P है, तो ये भी तो रहेगा P का ही निर्देशांक आया, P का ही, ये भी आया P का निर्देशांक। तो ये दोनों P का ही निर्देशांक है, तो दोनों मान भी बराबर होगा। और ये जो पहला जो रहता है x, दूसरा जो रहता है y, ये जो पहला रहता है x और दूसरा जो रहता है y, इधर जो पहला है x, दूसरा जो क्या है y है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर रहना चाहिए। इस x जो है, ये x दोनों तो आपस में बराबर रहेगा, ये x जो है वो और ये जो x दोनों तो आपस में बराबर रहेगा। तो इस चलते अब यहाँ पर अब लिखेंगे, इसलिए चूंकि AC विकर्ण AC तथा BD दोनों के मध्य बिंदु क्या है, P है, इसलिए उसका निर्देशांक आपस में बराबर होगा। इतना हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं। क्योंकि विकर्ण AC और BD के BD दोनों यहाँ पर दोनों के मध्य बिंदु क्या है P है, दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु क्या है P है, इसलिए उसका निर्देशांक भी आपस में बराबर रहेगा। तो यानी कि ये जो P है ये भी P है, दोनों का मान सेम है, तो इसलिए अतः इस 1 प्लस x बटे 2 के बराबर ये x रहेगा 3 प्लस 4/2, 3 प्लस 4/2 इतना हो गया। तथा y वाला भी आपस में बराबर रहेगा, y बराबर क्या है 2 प्लस 6/2, तो 2 प्लस 6/2 कॉमा ये y के बराबर रहेगा, तो 5 प्लस y/2, 5 प्लस y/2 इतना हो गया, ये हो गया। तो अब ये दोनों बराबर है, तो जो बराबर से बराबर जो रहता है वो कट जाता है, कॉमा नहीं, यहाँ पर बराबर होगा। तो ये इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो कट गया, तो बचा क्या 1 प्लस x बराबर 4 3 7। तो अब x का मान निकालें तो 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा
7 - 1, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 6। और इधर इधर y बराबर करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा 6 2 8, 8 बराबर क्या आ जाएगा 5 + y। अब y का मान इधर रखेंगे तो 8 को इधर ले लाएंगे तो 8 में से -5 हो जाएगा, तो इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा 8 - 5 बराबर 3, इसलिए y बराबर क्या आ गया 3। x बराबर 6 y बराबर 3। तो आता लास्ट में यहाँ पर नीचे में लास्ट लाइन में लिख देना आता x बराबर 6 तथा y बराबर 3 होगा। यही आंसर हो गया, x बराबर 6 और y बराबर 3। बुक में देख लेते हैं क्या आंसर दे रहा है। x बराबर 6 और y बराबर 3 सही है। तो अतः x बराबर 6 और तथा y बराबर 3 होगा। यही आंसर हो गया, लास्ट में लिख देना है लास्ट लाइन में। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जब क्वेश्चन नंबर 7 को जब सोल्व करेंगे। इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, या फिर कहीं पे अगर जो समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके 1 नहीं 10 बार देख सकते हैं। अगर जो 10 नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बार 50 बार जितना बार है उतना बार इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं हिसाब को किस प्रकार से बना है। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम क्या है टीसी मैथ। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना है, ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।